हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 27 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के कानपुर में कितनी दिवसीय यात्रा पर आए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 दिवसीय। और दोस्तों, अगर ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश की कितनी दिवसीय यात्रा पर आए, तो होगा 5 दिवसीय यात्रा, क्योंकि 3 दिवसीय यात्रा जो है वो कानपुर में होगी और 2 दिवसीय यात्रा राजधानी लखनऊ में रहेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैमसंग कंपनी ने अपनी मोबाइल डिस्प्ले फैक्ट्री को चीन से हटाकर कहां स्थापित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 100 सालों में दुनिया भर के सबसे बड़े दानवीर का दर्जा किसे प्राप्त हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जमशेदजी टाटा। अगला क्वेश्चन है, स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 51वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, किसने संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्याम सुंदर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगला क्वेश्चन है, UNGC ने किसे SDG पायनियर्स ऑफ द ईयर 2021 सम्मान के लिए नामित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुमंत सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय DSU का पहला कुलपति नियुक्त किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 25 जून। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है हैदर अब्बास, बी है अशरफ सैफी, सी है सुरेश जैन और डी है महेश जैन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अशरफ सैफी। योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पुनर्गठन की सूची जारी कर दी है। आगरा के अशरफ सैफी को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। वाराणसी के हैदर अब्बास उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बने और इसके साथ ही सुरेश जैन, नवेंदु सिंह, अफरोज खान, बख्शीश अहमद, रूमाना सिद्दीकी और अनीता जैन को भी आयोग का सदस्य बनाया गया है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। उनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अशरफ सैफी को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। और इसके साथ ही जो अल्पसंख्यक आयोग के 7 सदस्य हैं उनके भी नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन हुआ था, जिसमें जसवंत सैनी को किसे, उनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जसवंत सैनी को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। और इसके साथ ही इससे पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की भी घोषणा हुई थी, जिसमें डॉक्टर रामबाबू हरित को SC/ST आयोग में अध्यक्ष नामित किया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर रामबाबू हरित को SC/ST आयोग के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया था। तो ये तीनों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पिछड़ा वर्ग आयोग की जसवंत सैनी, SC/ST आयोग के डॉक्टर रामबाबू हरित और अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अशरफ सैफी को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस की जांच उत्तर प्रदेश में कहां की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है KGMU,
बी है BHU, सी है IIT कानपुर और डी है ए और बी दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर काम करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अब प्रदेश में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट की गहन पड़ताल के लिए अधिकाधिक सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा के लिए KGMU और BHU में सभी जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अब तक दुनिया के 11 देशों में 197 केस सामने आए हैं, जिसमें ब्रिटेन, भारत, कनाडा, जापान, नेपाल तथा US समेत अन्य देश शामिल हैं, जिसमें भारत के 8 केस की पुष्टि की गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट डेल्टा प्लस जो है उससे कई मरीज संक्रमित पाए गए हैं और इसमें अगर देखा जाए पूरे विश्व में तो 197 केस जो है वो सामने आए हैं। 11 देशों में 197 केस यहाँ पर सामने आए हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के। और अगर भारत में देखा जाए तो अब तक केवल 8 केस जो है वो भारत में पाए गए हैं और उत्तर प्रदेश में अभी केस इसके नहीं पाए गए हैं। उससे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलर्ट मोड पर काम करने के निर्देश दिए हैं और डेल्टा प्लस वेरिएंट की गहन पड़ताल के लिए सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए KGMU और BHU में सभी जरूरी व्यवस्थाएं जो हैं वो उपलब्ध कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य विभाग ने उत्तर प्रदेश के किस जिले को टीबी मुक्त करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है प्रयागराज, सी है वाराणसी और डी है गोरखपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। PM के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को टीबी मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने खास प्लान तैयार किया है। इसके तहत शहर से लेकर गांव तक में 1 से 31 जुलाई तक टीबी मरीजों को खोजने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। वाराणसी में टीबी मरीजों का पता लगाने वाले को 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि वाराणसी में एक नई तरह की पहल जो है वो शुरू की गई है टीबी मुक्त करने के लिए। अब वहाँ पर वाराणसी में जो भी व्यक्ति टीबी का मरीज अगर कोई है उसका पता लगाता है तो उसे उसके लिए 500 रुपए का नगद पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। और ये जो पहल है, ये जो अभियान है, ये 1 जुलाई से 31 जुलाई तक वहाँ पर चलाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि टीबी मुक्त करने के लिए इस तरह का जो अभियान है वो कहाँ पर शुरू किया गया है, तो वो वाराणसी में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2021 के मुताबिक खबरों पर विश्वास करने के मामले में भारत को कौन सी रैंक मिली है? ऑप्शन नंबर ए है 11वीं, बी है 27वीं, सी है 31वीं और डी है 45वीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 31वीं। हाल ही में राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक न्यूज पर विश्वास करने के मामले में 40 देशों में भारत 31वें स्थान पर है। भारत में केवल 38% लोग ही खबरों पर विश्वास करते हैं। फिनलैंड में सबसे ज़्यादा लोग न्यूज़ पर विश्वास करते हैं, जबकि अमेरिका में सबसे कम। फिनलैंड में 65%, जबकि अमेरिका में केवल 29% लोग ही न्यूज़ पर विश्वास करते हैं। यह पहली बार है जब भारत को मुख्य रिपोर्ट में शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 73% लोग न्यूज़ देखने के लिए स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में राइटर्स इंस्टीट्यूट द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई और उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि न्यूज़ पर विश्वास करने के मामले में भारत जो है वो 46 देशों में 31वें स्थान पर है। और इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो फिनलैंड जो है वो पहले स्थान पर है। यानी फिनलैंड में सबसे ज़्यादा लोग जो है वो न्यूज़ पर विश्वास करते हैं। और इस रिपोर्ट में सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा देश है, तो अमेरिका इसमें अंतिम स्थान पर रहा, जहाँ पर लोग जो है न्यूज़ पर बहुत कम विश्वास करते हैं। केवल 29% लोग ही अमेरिका में न्यूज़ पर विश्वास करते हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया गया कि भारत में 73% लोग जो है वो न्यूज़ देखने के लिए स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 जीती? ऑप्शन नंबर ए है ब्राज़ील, बी है न्यूजीलैंड, सी है फ्रांस और डी है भारत। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड।
न्यूजीलैंड देश की क्रिकेट टीम ने भारत को हराकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब अपने नाम दर्ज किया। न्यूजीलैंड ने पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता है, जिसमें काइल जेमिसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, जबकि केन विलियमसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। अगली टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 2023 के बीच आयोजित कराई जाएगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि न्यूजीलैंड देश की क्रिकेट टीम ने भारत को हरा करके आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब जो है वो अपने नाम दर्ज किया है। और न्यूजीलैंड ने पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता है, जिसमें काइल जेमिसन को, इनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, काइल जेमिसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। और केन विलियमसन को, इनका नाम भी ध्यान रखना है, प्लेयर ऑफ द सीरीज इन्हें चुना गया है। अब दोस्तों यहाँ पर न्यूजीलैंड की बात है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो राजधानी इसकी वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? तो न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की मुद्रा है। न्यूजीलैंड डॉलर जो है यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? तो जैकिंडा आर्डन न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, निशानेबाजी में जून 2021 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में क्रोएशिया के ओसीजेक में आईएसएसएफ विश्व कप में कांस्य पदक किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए है अभिषेक वर्मा, बी है अनीस भनवाला, सी है सौरभ चौधरी और डी है दिव्यांश सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सौरभ चौधरी। 24 जून 2021 को क्रोएशिया के ओसीजेक में निशानेबाजी में विश्व नंबर 2 सौरभ चौधरी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में आईएसएसएफ विश्व कप में कांस्य पदक जीता। सौरभ ने 581 स्कोर के साथ क्वालिफाई करने के बाद 8 सदस्यीय फाइनल में 220 स्कोर बनाए। ईरान के जवाद फोरोफी ने लगातार आईएसएसएफ विश्व कप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता, जबकि सर्बिया के 3 बार के ओलंपियन दामिर मिकेक ने रजत पदक जीता। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि क्रोएशिया के ओसीजेक में जो निशानेबाजी चल रही थी, तो वहां पर भारत के सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। और इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो उनका नाम भी ध्यान रखना है, ईरान के जवाद फोरोफी ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। और रजत पदक किसने जीता है? तो सर्बिया के 3 बार के ओलंपियन दामिर मिकेक ने रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की घोषणा के अनुसार अब से कौन सा ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण पोर्टल महिलाओं के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराधों का समाधान करेगा? ऑप्शन नंबर ए है सखी, बी है सहायक, सी है सहेली और डी है अपराजिता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अपराजिता। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने घोषणा की है कि अब से अपराजिता नाम का एक ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण पोर्टल महिलाओं के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराधों का समाधान करेगा। घरेलू शोषण सहित महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। दहेज संबंधी शिकायतों की जांच और निराकरण के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपराजिता नाम का जो एक ऑनलाइन पोर्टल है उस पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराधों के लिए इसे शुरू किया है। और ये जो है महिलाओं के ऊपर होने वाले साइबर अपराधों का समाधान करेगा। तो पोर्टल का नाम ध्यान रखना है, अपराजिता पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए है विपिन दहिया, बी है मनप्रीत सिंह, सी है मनीष कौल और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मनप्रीत सिंह। 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान मनप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया। इसके अलावा अनुभवी डिफेंडर बीरेंद्र लाकड़ा और हरमनप्रीत सिंह को उप कप्तान के रूप में नामित किया गया है। वहीं 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान रानी रामपाल को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो मनप्रीत सिंह को कप्तान नियुक्त किया गया है। और वहीं 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो रानी रामपाल को महिला हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
किस खिलाड़ी के सम्मान में उसकी जयंती को स्पेन में राष्ट्रीय टेनिस दिवस घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है राफेल नडाल, बी है मैक्स वर्स्टप्पन, सी है रोजर फेडरर और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए राफेल नडाल। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल के सम्मान में उसकी जयंती को स्पेन में राष्ट्रीय टेनिस दिवस घोषित किया गया। इस उपलक्ष्य में स्पेन हर साल 3 जून को राष्ट्रीय टेनिस के प्रति अपने देश में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाएगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि स्पेन में टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय टेनिस दिवस जो है वो घोषित किया है। और अब हर साल 3 जून को, कब 3 जून को स्पेन में राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और यहाँ पर जो राफेल नडाल है तो उनका जन्म कब हुआ था, तो ध्यान रखना है 3 जून। कब हुआ था? 3 जून 1986 को राफेल नडाल का जन्म हुआ था। कहाँ पर? स्पेन में। और ये स्पेन के एक टेनिस खिलाड़ी हैं। और यहाँ पर स्पेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो पेड्रो सैंचेज स्पेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। स्पेन की राजधानी क्या है? तो मैड्रिड स्पेन की राजधानी है और स्पेन की मुद्रा है यूरो। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये है राफेल नडाल, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवार नौसेना अड्डे का दौरा कर निर्माण कार्य की समीक्षा की। यह निर्माण कार्य किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोजेक्ट इंद्रधनुष, बी है प्रोजेक्ट सी बर्ड, सी है प्रोजेक्ट फ्लाइंग बर्ड और डी है प्रोजेक्ट स्काई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्ट सी बर्ड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवार नौसेना अड्डे का दौरा कर निर्माण कार्य की समीक्षा की। यह निर्माण कार्य प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद कारवार नौसैनिक अड्डा एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बन जाएगा। यह सशस्त्र बलों की सैन्य अभियान संबंधित तैयारी को मजबूती प्रदान करेगा और इसके साथ साथ यह व्यापार, अर्थव्यवस्था और मानवीय सहायता से जुड़े अभियानों के लिए भी उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कर्नाटक के कारवार नौसेना अड्डे का दौरा किया और ये जो निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद जो कारवार नौसैनिक अड्डा है ये एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बन जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो निर्माण कार्य है वो किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट सीवर्ड के तहत। तो दोस्तों ये थे 27 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, निम्न में से किस देश की भारोत्तोलक लॉरेल हबर्ड ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, न्यूजीलैंड। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक बनाए जाने की घोषणा हुई? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है प्रयागराज, सी है गोरखपुर और डी है लखनऊ। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।